कंटीजेंसी फंड पढ़ते हैं, आकस्मिक निधि। कट गया क्या? जस्ट एक सेकंड वेट करें। कट गया? क्या कमाल है यार ये। पेड सॉफ्टवेयर लिया गया है फिर भी ये हाल है इनका। दिख रहा है? सर चलिए, ओके चलते हैं। हम म्यूट कर लेंगे प्लीज आप। देखिए, आर्टिकल 267 का आता है कंटिजेंसी फंड। नाम से ही क्लियर है, एक आकस्मिक निधि, यानी कि आकस्मिकता के समय आपको ये काम आएगा आकस्मिक निधि। या इमरजेंसी में, जैसे कोरोना आ गया है, मास्क लेना है, ऑक्सीजन लेना है, तो क्या करेंगे? तुरंत आकस्मिक निधि से पैसा निकालेंगे। तो आकस्मिक निधि से जो पैसा निकालेंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय हमेशा चेक लेके घूमती होंगी कि चलें राष्ट्रपति महोदय चेक काट दीजिए। ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर क्या करता है कि ये देखिए किस चीज के लिए यूज होता है कि अनफॉर्सिन सिचुएशन या इमरजेंसी इवेंट्स के लिए इसको यूज किया जाता है। ये क्या इसके लिए किसी भी प्रकार का पार्लियामेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होता है। पहले प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो सीएफआई था, उसका पैसा यूज करने से पहले जो है कि आपको अनुमति लेनी पड़ती है। एक साल पहले ही सरकारें अनुमति लेके रहती है, बजट में उसी बात की अनुमति तो लेती है सरकार। लेकिन इसमें जो है कि पार्लियामेंट अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्लियामेंट अप्रूवल क्या होगा कि सब्सिक्वेंटली, मतलब कि बाद में, आफ्टर एक्सपेंडिचर, खर्च करने के बाद जो है कि आपको संसद में बता देना पड़ता है कि हाँ, जो है कि हमने यहाँ यहाँ पे खर्च किया था, 3,000 करोड़ रुपया था, उसमें जो है कि 600 करोड़ रुपया का ऑक्सीजन लिए और 10,000 करोड़ रुपया का मार्क्स बांट दिए सबको। ठीक है। इसमें क्या है कि मनी कहाँ से आता है? आपने पढ़ा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में टैक्स से आता है और लोन से आता है, तो इसमें मनी कहाँ से आता है? इसमें मनी कहाँ से आता है? वही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो मनी रहता है ना, वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, सीएफआई, वही सरकार का सबसे बड़ा जो है कि तिजोरी है। उसी तिजोरी से थोड़ा सा पैसा अलग से निकाल के राष्ट्रपति महोदया को एक बैंक में दे दिया जाता है कि ये थोड़ा सा पैसा इमरजेंसी के लिए हम लोग घर में निकाल के रख लिए। कितना रख लिए भाई? तो 30,000 करोड़ रुपए रख लिए। कौन रखेगा, कौन खर्चा करेगा, कौन देखेगा इसको? चेक लेके तो घूमेंगे नहीं। तो उसका 30,000 करोड़ का जो 60% पैसा होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ये देखता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है। और फिर जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये भी एक डिपार्टमेंट है। दोनों देखता है। तो 60% पैसा जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर रखता है और 40% पैसा जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रखता है। उसी का खर्चा वो देखता है, और जब भी मतलब की जरूरत पड़े तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर चेक लेके जाएगा, उसका सचिव जाके साइन करवा लेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सचिव जाएगा राष्ट्रपति महोदया के पास, जाके साइन करवा लेगा। तो वो क्या करेगा कि इससे आकस्मिक निधि से जब पैसे खर्च करने हो तो फिर वो खर्च हो जाएगा, और उसका संसद में कोई जो है कि प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। ये छोटा सा था आकस्मिक निधि, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। इसमें पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे आएंगे किससे? वही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से थोड़ा सा निकाल के, उस बड़े वाली तिजोरी से थोड़ा सा निकाल के रख लेंगे। और इसमें जो है कि 30,000 करोड़ रुपए रखेंगे। 60% खर्चा कौन देखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर देखेगा। 40% खर्चा कौन देखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखेगा। ठीक है। और वो जो है कि चेक लेके घूमते रहेगा राष्ट्रपति महोदया के पीछे, जहां जहां मर्जी होगा वहां चेक कटवाते रहेगा। चलते हैं आगे। अब अगला क्या है हम लोगों का? पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट्स का मतलब कि देखिए, शब्द से ही सारा चीज क्लियर होता है। पब्लिक अकाउंट मतलब क्या है? पब्लिक का पैसा होगा, ये ना। आर्टिकल 266(2) ये पब्लिक अकाउंट के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 266(2), जिसको कि लोक लेखा बोलते हैं, इसमें क्या होता है देखिए। मान लीजिए कि एक ये तिजोरी है, या फिर इस तरीके से एक तिजोरी है। ये एक बैंक का खाता है, ये पब्लिक अकाउंट। इसमें क्या हो रहा है कि स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसा आ रहा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का पैसा आ रहा है, इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है, जो लोग जॉब करते हैं उनका जो भविष्य निधि में पैसा वो लगा हुआ रहता है, इसमें आ रहा है, मनी ऑर्डर का पैसा आ रहा है। और फिर वो पैसा जो है कि आ रहा है इधर से। जैसे कि मान लीजिए आपने मनी ऑर्डर भेजा कि मेरी माँ है घर में, वहां पे पैसे भेज दो, संदेश से आते हैं, तो संदेश भेजना है, तो मनी ऑर्डर आया। अब आ गया इसमें पब्लिक अकाउंट फंड में, आके इस खाते में रुका कुछ दिन के लिए। मनी ऑर्डर क्लियर होने में 10 दिन 12 दिन तो लगते हैं। अब 10 दिन 12 दिन जो लगते हैं, ये सरकार के खाते में जो पैसा आई, तो आप लिखेंगे कहाँ पे इसको? सीएफआई में लिखेंगे? टैक्स तो है नहीं जो कि लिख लेंगे, लोन तो है नहीं कि लिख लेंगे।
इमरजेंसी वाले फंड में लिखेंगे? नहीं, वो तो लिख नहीं सकते, वो तो फिक्स ही है। तो फिर कहाँ लिखेंगे? तो उसके लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया है कि आप उसको पब्लिक अकाउंट मानेंगे, कि यानी कि ये जनता का पैसा है, जनता ने दिया है और फिर जनता को अपने मम्मी को भेजना है। कोई सिपाही अपने माँ को पैसा भेज रहा है, तो रेमिटेंस भेज रहा है, तो क्या करेगा? 10 दिन जो रहेगा तो कहाँ रहेगा? उसी पब्लिक अकाउंट में रहेगा। ये पैसा छोटा छोटा 10 दिन 12 दिन का नहीं रहता है। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वाला पैसा है, वो तो 50-50 साल तक, 30-30 साल, 40-40 साल तक रहता है उसमें। तो वही पैसा जो है कि पब्लिक अकाउंट में टेम्पररली पैसा रुकता है, जो रुकता है पैसा उसी को क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जिनका पैसा जहाँ पे जाना है वो एक तो वहां चला जाता है कि मनी ऑर्डर भेजा है, रेमिटेंस चली जाएगी उसकी फैमिली को। जो घर में पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस ही बोला जाता है अंग्रेजी में। जो विदेश से कमा के यहाँ लोग भेजते हैं या घर दिल्ली में कमा के बिहार में भेजते हैं, ठीक है। और एक जो है कि उसमें जो है कि उसी से जो क्या कहते हैं, आप सुने होंगे कि ये कर्मचारी भविष्य निधि वाला पैसा है या ईपीएफओ का पैसा जो है, उससे उससे क्या करती है सरकार? लोन ले लेती है, और लोन लेके बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देती है। तो उसका आउटगोइंग कहाँ है? एक तो लोन में है, एक क्या है कि जिनका पैसा है मनी ऑर्डर वगैरह का, उनको उनको चला जाएगा। तो आप समझ लिए कि पब्लिक अकाउंट में पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ को है। क्लियर है? बोलिए।